Welcome to the Darkling Depths. Please like the video and subscribe to the channel. Now let's dive into the darkness. Welcome to the Darkling Depths. कैथरीन को अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लगता है। अब जबकि उसे क्लियर हो गया है कि पॉल उसी के पीछे है, तो उसके दोस्तों को इन सब में इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद जेफरी और आसमा वहां से चले जाते हैं। वो उसे कह के जाते हैं कि जैसे ही पास्टर की तरफ से कोई रिवर्ट आएगा वो उसे इमीडिएटली बता देंगे। जेसिका भी उनके साथ चली जाती है। टानिया डेव को घर में नहीं जाने देती क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। सबके जाने के बाद देर रात जब घर में पूरी शांति है, कैथरीन अपने कमरे से बाहर आती है। वो देखती है कि लिविंग रूम में काउच पे तानिया लेटी हुई है। कैथरीन को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने और डेव के लिए कॉफी बनाती है। डेव को कॉफी देके वो अपने कमरे में वापस चली जाती है। वो अपना मन पक्का कर लेती है कि अब पॉल कभी भी उसे कांटेक्ट करेगा, चाहे सपने में ही सही। वो उसे कहेगी कि वो सबको परेशान करना बंद कर दे। उसे जो भी मदद चाहिए वो उससे कहे। अगले दिन हॉस्पिटल में सब शांत है। वो अपना काम करती है पर वो पॉल से बात नहीं करती। एक तो बार उसे कल रात का इंसिडेंस याद आ जाता है और वो सहर उठती है, पर किसी तरह अपनी शिफ्ट खत्म करती है। उस दिन वो रोज की तरह मैरी से और पॉल के पेरेंट्स से भी मिली, पर उनसे भी ज्यादा बात नहीं की। शिफ्ट खत्म होने पे जब वो उस कमरे के दरवाजे से बाहर जाने वाली होती है तो एकदम से पलटती है। पॉल को देख के कहती है, मेरे दोस्तों को परेशान करना बंद करो। तुम्हें मुझसे बात करनी है ना, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। इतना कह के वो वहां से चली जाती है। घर पहुंचने पे उसे टानिया बताती है कि जेफरी ने उसे इन्फॉर्म किया है कि पास्टर कल हॉस्पिटल आएंगे। ये सुन के वो बहुत रिलीव्ड फील करती है। देर रात जब अपने बेड पर लेटे हुए वो सोने की कोशिश कर रही थी, तब भी उसके दिमाग में ये सब घूम रहा था कि बस कल फाइनली ये सब खत्म हो जाएगा। वो आंखें बंद करती है और सोने की कोशिश करती है। कुछ ही मिनटों बाद बहुत ठंडी हवा से उसकी नींद टूटती है। वो आंखें खोल कर देखती है तो उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। वो उठ के उसे बंद कर देती है और जैसे ही अपने बेड की तरफ मुड़ने वाली होती है, खिड़की में से एक हाथ निकलता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो डर के एक झटके से अपना हाथ छुड़वाती है और खिड़की से कुछ कदम पीछे हो जाती है। फिर डर से वहीं जम जाती है। वो ध्यान से खिड़की के शीशे में देखती है। वहां उसे कुछ दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर यह पॉल की परछाई थी। वो डरी हुई थी और अपने आप को संभालती है। धीरे से खिड़की के पास जाती है। अब खिड़की में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो कंफ्यूज हो जाती है और एकदम से पलटती है। तभी पाती है कि उससे बिल्कुल कुछ ही इंचेस की दूरी पे पॉल खड़ा है। वो एकदम से बहुत चक्की रह जाती है और वो उस कमरे को देखती है। ये उसका कमरा नहीं है, ये वही घर है जो उसने सपने में देखा था। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो सपना ही देख रही थी। बेड पे लेटे लेटे उसे पता नहीं चला
कब उसकी आंख लग गई। वो पॉल की तरफ गुस्से से देखती है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बंद करो ये सब। पॉल अपनी नजरें झुका लेता है और उसे कहता है, मेरी आत्मा कहीं दूर चली गई थी। बहुत अंधेरा था वहां पे, कैद हो गया था मैं वहां, वापस नहीं आ पा रहा था। फिर मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई देने लगी। मैं धीरे धीरे तुम्हारी आवाज को फॉलो करता गया। करते करते मैं अपनी बॉडी के पास पहुंच गया। वो कैथरीन की आंखों में देखता है और उसे कंधों से पकड़ लेता है। पर मैं अपनी बॉडी में एंटर नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मदद चाहिए। जैसे ही मेरी आत्मा मेरी बॉडी में एंटर हो जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। कैथरीन धीरे से उसके हाथ हटा देती है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मुझे पता है मुझे क्या करना होगा, पर प्लीज किसी को डराओ मत और चोट मत पहुंचाओ। पॉल उसे कुछ कहने वाला होता है पर रुक जाता है और अचानक से उस कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही वो कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। कैथरीन उसके पीछे भागती है, दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर वो अटक गया था। वो जोर से उसे खोलने की कोशिश करती है। कुछ मिनटों तक स्ट्रगल करने के बाद फाइनली दरवाजा खुल जाता है और कैथरीन कमरे से बाहर भागती है। दूर उसे पॉल खड़ा दिखाई देता है। उसकी पीठ कैथरीन की तरफ है। कैथरीन तेज तेज चल के उसके पास पहुंचती है, उसके कंधे पे हाथ रख के कहती है, प्लीज मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। पॉल एकदम से मुड़ता है। उसका चेहरा एकदम से भयानक हो चुका है। वो जोर से चिल्लाता है, Stay away! डर और शौक से वो एकदम से फर्श पे गिर जाती है और अगले ही सेकंड वो अपने बेड पे होती है। वो कंफ्यूजन में इधर उधर देखती है। वो अपने कमरे में थी। वो अपना सर पकड़ लेती है, अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। उसे पूरी रात नींद नहीं आती। उसे बेसब्री से कल का इंतजार था। अगले दिन हॉस्पिटल में भी वो बस पास्टर के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसे पास्टर कॉरिडोर में आते हुए दिखते हैं, वो एकदम से उनके पास जाती है, उन्हें ग्रीट करती है। उस हॉस्पिटल में कभी कभी पेशेंट्स के रिश्तेदार पेशेंट्स के लिए प्रेयर और स्पिरिचुअल सपोर्ट के लिए चर्च से प्रीस्ट को बुलाया करते थे, इसलिए हॉस्पिटल में उन्हें कोई नहीं रोकता। कैथरीन भी रिसेप्शन पे कह देती है कि पॉल के पेरेंट्स पास्टर को जानते हैं और जल्दी से उन्हें पॉल के रूम में ले जाती है। जेफरी और ओस्मान ने सब बता दिया था, लेकिन कैथरीन उन्हें कल रात के सपने के बारे में भी बता देती है। पास्टर उसे कहती है कि उनकी दुआओं से पॉल को शांति मिलेगी और वो पेशेंटली अपनी रिकवरी की वेट करेगा। पास्टर पॉल के कमरे में काफी देर रुकते हैं, उसके पास बैठ के प्रेयर करते हैं और उसके कमरे की शुद्धि भी करते हैं। जाने से पहले वो कैथरीन से ये कहते हैं कि वो पॉल से बिल्कुल वैसे ही बिहेव करे जैसे वो हॉन्टिंग्स होने से पहले कर रही थी। नहीं तो हो सकता है वो फिर से नाराज हो जाए, नेगेटिविटी या गुस्से में आके फिर से वायलेंट हो जाए। इस वक्त उसे होप और पॉजिटिविटी चाहिए। कैथरीन से थोड़ी देर बात करने के बाद पास्टर वहां से चले जाते हैं। कैथरीन उस दिन पॉल की पेरेंट्स को जब मिलती है तो उन्हें पास्टर की विजिट के बारे में बता देती है और उनसे माफी मांगती है कि उनकी परमिशन के बिना उसने उन्हें प्रेयर करने के लिए बुला लिया। वो दोनों बिल्कुल नाराज नहीं होते हैं, उल्टा वो तो खुश होते हैं कि कैथरीन
उनकी बेटी की इतनी फिक्र करती है। इसके बाद कई दिन शांति से निकलते हैं, सब एकदम बढ़िया है। कैथरीन रोज अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करती है और पॉल का अच्छे से ख्याल रख रही है। कोई हॉन्टिंग्स नहीं, कोई सपने नहीं। वो जेसिका को भी एश्योर करती है कि अब सब ठीक है, और जेसिका फिर भी पॉल के रूम में शिफ्ट नहीं लेती। एक रात अचानक से कैथरीन को वो पहला वाला सपना याद आ जाता है, वो सुंदर सा सपना जो उसे पॉल मिला था। वो अभी भी चाहती है पॉल जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और कहीं ना कहीं उस सपने को जीने की ख्वाहिश भी है उसके अंदर। एक दिन ऐसे जब वो पॉल का ख्याल रख रही थी, उससे बातें कर रही थी, तो बातों ही बातों में उसके मुंह से ये बात निकल जाती है, पर अगले ही सेकंड उसे वो हॉन्टिंग्स याद आ जाती है और वो एकदम से चुप हो जाती है। उस रात जब वो सो रही थी, उसे एक बहुत सुंदर सा सपना आता है। रात का टाइम है और वो किसी तरीके के फेयर या कार्निवल में है। वहां हर तरफ रोशनी है, हंसते मुस्कुराते लोग हैं, म्यूजिक है। उसे वहां बहुत अच्छा लग रहा था। वो वहां घूमते हुए सब कुछ देख रही है। तभी उसे दूर से पॉल दिखाई देता है। वो उसे देख के बहुत खुश होती है। रियल लाइफ में वो सब ड्रामा एक्सपीरियंस जो उसके साथ हुए थे, उसे कुछ याद नहीं है। वो बहुत खुश है, वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पॉल उसे एक बहुत सुंदर सा नेकलेस गिफ्ट करता है। वो खुश होकर पॉल को गले से लगा लेती है। अगली सुबह वो चेहरे पे एक स्माइल लेके उठती है, और अगले ही सेकंड वो स्माइल मायूसी में बदल जाती है। उसे रियलाइज होता है कि वो तो सिर्फ एक सपना था, और फिर वो सब जो नेगेटिव एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ, वो सब उसे याद आ जाता है। कहीं ना कहीं वो डर भी जाती है, कहीं इस सपने के बाद फिर से वो सब हॉन्टिंग्स ना शुरू हो जाए। उस दिन हॉस्पिटल में वो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करती है। थोड़ी देर बाद वहां मेरी भी आती है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करती है पॉल की बेड के नीचे कुछ गिरा हुआ है। वो उस चीज को उठाती है और कैथरीन को दिखाते हुए पूछती है, क्या ये उसका है? कैथरीन उसकी तरफ देखती है और एकदम शॉक्ड रह जाती है। ये वही नेकलेस था जो पॉल ने उसे सपने में दिया था। वो शॉक में कुछ बोल नहीं पाती। वो मेरे को कह देती है कि हाँ वो सीधा है, चुपचाप से उसे पकड़ लेती है। उस रात जब वो अपने कमरे में होती है, तो ये सोचती है कि तानिया को उसे उस सपने के बारे में और नेकलेस के बारे में बताना चाहिए। वो नेकलेस उसके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। वो उसे देखते हुए सब सोच रही है। तभी एक पल के लिए उसे वो सपना याद आ जाता है, और वो पल याद आ जाता है जो पॉल ने उसे वो गिफ्ट किया था। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। वो दरवाजा खोलती है, सामने तानिया खड़ी थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना करके तानिया मुड़ती है और लिविंग रूम की तरफ चली जाती है। कैथरीन उसके पीछे चलने वाली होती है, तभी उसे अपने फोन की मैसेज रिंगटोन की आवाज आती है। वो अपना फोन उठाकर बिना देखे उसके पीछे पीछे चल देती है। तानिया लिविंग रूम में खड़ी है, एकदम शांत। उसकी पीठ कैथरीन की तरफ है। कैथरीन उसे पूछती है उसे ऐसी क्या बात करनी है। तभी उसके फोन पे फिर से नोटिफिकेशन आता है। वो अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखती है। ये टेक्स्ट मैसेज था तानिया की तरफ से। तुम मुझे टेक्स्ट क्यों कर रही हो? मैं तो यहीं खड़ी हूँ। तानिया कोई मूवमेंट नहीं कर रही, बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी है। कैथरीन को फिर से एक मैसेज आता है। वो उसे खोल के पढ़ती है। ये मैसेज तानिया की तरफ से ही था। उसमें लिखा हुआ था, मैं डेव के साथ बाहर हूँ,
राख को ही लेटाऊंगी। डरते हुए सामने की तरफ देखती है। अब डायना के भेस में वो जो भी था, उसका चेहरा कैथरीन की तरफ है और वो उसे घूर रहा है। कैथरीन को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। वो धीरे से कुछ कदम पीछे लेती है। तभी सामने खड़ी वो बहरूपिया मुस्कुराती है, अपना सर एक तरफ करती है और गुस्से से कैथरीन को देखती है। अगले ही पल वो एक डिमोनिक फॉर्म ले लेती है। उसका एक डरावना सा भयानक सा चेहरा है और चमकती हुई लाल आंखें। उसका गर्दन से नीचे का शरीर एक काले धुएं की फॉर्म में है और वो हवा में फ्लोट कर रहा है। कैथरीन के डर के मारे हालत खराब हो गई थी। वो उसी सेकंड वहां से भागती है। वो एंटिटी अपना मुंह खोलती है, गुर्राते हुए उसका फॉलो करती है। कमरे का सारा फर्नीचर शेक करने लगता है, बल्ब्स फट जाते हैं। कैथरीन दरवाजे की तरफ भागती है। वो अचानक से गिर जाती है और अपने आप पीछे की तरफ ड्रैग होने लगती है। कैथरीन पीछे मुड़ के देखती है। वो भयानक चीज कमरे के बीचों बीच खड़ी थी और कैथरीन उसी की तरफ जा रही थी। वो पूरा जोर लगा देती है अपने आप को रोकने की। जैसे वो कुछ सेकंड्स के लिए रुकती है, वो एकदम से उठ के भागती है, अपना फोन उठाती है, दरवाजा खोल के घर से बाहर भाग जाती है। बहुत आगे तक भागती रहती है। आगे जाके सड़क के बीचों बीच रुक जाती है, पीछे मुड़ के देखती है, आसपास ध्यान से देखती है। वो एंटिटी वहां नहीं थी, फिर भी वो बहुत डरी हुई है। वो सड़क की साइड में एक पार्क के अंदर चली जाती है। वहां एक बेंच पे बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू है, चेहरे पे खौफ। वो एक गहरी सांस लेती है, अपने आंसू पोंछती है और किसी को कॉल करती है। आधा घंटा वो चुपचाप उसी बेंच पे बैठी रहती है। तभी रोड पे एक कार आके रुकती है। उस कार में से ओस्मा और जेफरी निकलते हैं। वो एकदम से उसकी तरफ भागते हैं, उसे अपने साथ कार में बैठा के उसके घर ले चलते हैं। कैथरीन उन्हें उस सपने और नेकलेस के बारे में बता देती है। मैंने आज तक के किसी केस में ऐसी सिचुएशन नहीं देखी। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। सपने में वो तुमसे इतने अच्छे से बिहेव करता है और फिर तुम्हें अटैक करने लगता है। मुझे लगता है हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। ओस्मा, तुम स्पिरिट को दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करो, शायद हमें कुछ नया पता चले। ओस्मा कैथरीन के कमरे में जाती है, उससे वो नेकलेस मांगती है और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कह देती है। थोड़ी देर उस नेकलेस को अपने हाथ में पकड़ के आंखें बंद करके ध्यान लगाती है। वो पॉल की स्पिरिट को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। करीबन आधा घंटा मेडिटेट करने के बाद उसे कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं। वो पॉल को कहती है कि वो उससे आके बात करे और पूछती है कि उसने कैथरीन को वो नेकलेस क्यों दिया। उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो फिर से पूछती है, तुमने कैथरीन को ये नेकलेस क्यों दिया? तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, उससे माफी मांगने के लिए, उसे खुश करने के लिए। ओस्मा एकदम से चिल्लाती है, फिर तुमने उस पे अटैक क्यों किया? अगर उसकी इतनी फिक्र है तो ये सब क्यों करते हो?
इसके बाद कमरे में कई मिनटों तक एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। तभी उसे एक आवाज आती है। उसमें कहती है, कैथरीन को परेशान करना बंद करो प्लीज। मुझे बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और लिविंग रूम में कैथरीन और जेफरी बेसब्री से ओस्मा का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ओस्मा भागते हुए कमरे से बाहर आती है और एकदम से चिल्लाती है। कमरे में 2 आत्माएं थी। दोनों ये सुन के एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं।